तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच काजिंद 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। यहां बात हो रही है काजिंद एक्सरसाइज 2022 की, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है। 15 से लेके 28 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाना है। इस बार ये इसका 6वां एडिशन है। बात करें कहां पे हुआ, तो उमरोई मेघालय में। कहां पे? उमरोई मेघालय में। वैसे आपको बता दूं इसकी शुरुआत 2016 में दोस्ती के रूप में हुई थी, फिर 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया। पहले कजाकिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल इसकी अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी, फिर वापस अस्ताना कर दी गई। कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव। ये एक मिडिल एशियन कंट्री है। अच्छा, इसी तरह से 2 मिडिल एशियन कंट्रीज के नाम आप और याद रखना, उनके साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक है उज्बेकिस्तान, उसके साथ हम डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और एक है किर्गिस्तान, उसके साथ हम खंजर एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। हमने हरिमो शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया मलेशिया के साथ में। कहाँ पे? मलेशिया में ही। और अभी हमने अमेरिका के साथ में संगम नाम का एक्सरसाइज किया था गोवा में। वैसे तो अमेरिका के साथ हमने अभी युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के औली में, और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने किर्गिस्तान के साथ खंजर नाम का एक्सरसाइज किया। वैसे अमेरिका के साथ हमने मालाबार एक्सरसाइज भी किया, उसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभी नवंबर में हुआ था जापान में। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था मलेशिया के साथ में। हमने ओमान के साथ में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया था। हमने अल नगाह भी किया है, और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज, ये सब हमने ओमान के साथ किए इसी साल। बाकी हमने बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया, सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया विशाखापत्तनम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी याद रखना। और आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा, 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट स्टैचूज है, प्रतिमाएं हैं, उन पे हमने बात करी थी, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल चुका है। उसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको वीडियो देखने के बाद। और बार बार करते रहना जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए, प्रैक्टिस जारी रखना। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। तो हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? ऊर्जा के महत्व के साथ कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक ऊर्जा की बचत के प्रति लोगों को जागरूक करना, यही इस दिन का उद्देश्य है। और इस बार इस दिवस के आयोजित कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही, और उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल को लॉन्च किया। और इस पोर्टल से आप क्या पता कर पाओगे कि आपके आसपास कहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सको। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जेरेमी फरार को। तो अभी हाल ही में WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। और बात करें अगर ये किन की जगह लेंगे, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनकी जगह ये लेंगे डॉक्टर जेरेमी फरार। अच्छा, इनके अलावा डॉक्टर अमेलिया लाटू, इनको WHO की मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे आपको बता दूं WHO के विज्ञान विभाग की स्थापना 2019 में ही होती है, जिसका उद्देश्य था स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विज्ञान की शक्तियों का उपयोग करना। और इसकी पहली चीफ साइंटिस्ट वही थी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने थे गिलबर्ट होंगबो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने टी राजा कुमार, और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख बने थे साइमन स्टील। और WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। बताओ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर PC रथ को।
तो अभी हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपना 75वां वर्ष समारोह भी मनाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। अच्छा, 2-3 प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का कुछ समय पहले निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इसी तरह से भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका भी नाम बताओ। और 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस डॉक्टर का भी निधन हो गया, उनका भी नाम बताओ। और ऐसा नहीं है, ये नाम मैंने आपको बताया नहीं है, हर बार जब भी निधन वाला क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम मैं आपको ये नाम बताता हूँ। अभी आप बताने की कोशिश करो। बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी प्रमुख बने थे इकबाल सिंह लालपुरा, उनका नाम है। सीबीडीटी के चेयरमैन बने थे नितिन गुप्ता, नाम है। और अभी नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं शाजी केवी, उनका नाम है। चलो, 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उम्मीद करूंगा आपने उत्तर लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। एक बार मैच करते हैं। चलो, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम पूछा मैंने, शारदा मेनन उनका नाम है। और 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस डॉक्टर का निधन हो गया, तो उत्तर होगा सुशोभन बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल से थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया, तो आंसर होगा RRR। तो अभी SS राजामौली की RRR मूवी को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और फिल्म को एक तो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए 2 कैटेगरी में, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इस फिल्म का एक गाना है ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू, वो वाले, उस गाने को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली, इनको इसी फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। अच्छा, इसी तरह से एक 94th नंबर का ऑस्कर अवार्ड आपको याद होगा 2022 में जो आयोजित हुआ था, कहां पे, लॉस एंजल्स में। इसमें याद रखना बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा को। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जेन कैम्पेन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। और पावर ऑफ डॉग ये नाम आपने कहाँ पे सुना था, जो 2022 में जो 75वां बाफ्ता पुरस्कार था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी को मिला था, द पावर ऑफ डॉग को। और उसमें बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ, और बेस्ट डायरेक्टर भी यही थी जेन कैम्पेन। तो अगर आपको ये 94th नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स की ये नाम याद हैं, तो उसी तरह से आप 75th बाफ्ता पुरस्कार के नाम भी याद रख सकते हो, बस उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का नाम अलग था, उनका नाम था जोआना स्कैनलॉन। और अगर बात करते हैं 68th नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 की, तो उसमें बेस्ट फिल्म थी सोराराई पोट्रू, बेस्ट एक्टर थे सूर्या सोराराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाल मुरली सोराराई पोट्रू के लिए। अच्छा, आप जानते होंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा पाथेर पांचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। ये सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी, 1955 में आई थी। और अभी 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे 95th नंबर के, उसके लिए भारत की कौन सी फिल्म थी जिसे नॉमिनेट किया गया, छेल्लो शो, गुजराती फिल्म है ये। और आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, 52वां नंबर का है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा भोपाल में। तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन ये जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित होगा, 21 से लेकर 24 जनवरी तक। और ये इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। और 2015 में अपनी स्थापना के बाद ये इसका 8वां संस्करण होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जनवरी 2022 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में होंगे, 5वां संस्करण होगा, वो मध्य प्रदेश में होंगे।
आप बताओ कमेंट बॉक्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो तीसरा संस्करण होगा 2023 में वो कहाँ पे होंगे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद की जो स्टैचू है वो कहाँ पे लगेगी बताओ। भोपाल में लगेगी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद है, 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 का वक्त है, तब हुआ था। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। और अभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पे कर दिया गया। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे खुला है, ये भोपाल में ही खुला है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया अभी, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ये अपनी युवा जनसंख्या को सिगरेट पीने से रोकने के लिए एक नया नियम लगा रहा है। तो अभी न्यूजीलैंड सरकार ने कहा कि इस देश में जिनका भी जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है वो युवा सिगरेट या तंबाकू अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएंगे। और साथ ही न्यूजीलैंड ने लक्ष्य रखा है कि उसको 2025 तक तंबाकू मुक्त होना है। चलो आप मुझे बताओ, हमारे को यानी कि भारत ने टीबी को मुक्त होने का लक्ष्य कब का रखा है, और मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य हमारा कब का। ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क प्रश्न बताना। इसी तरह से न्यूजीलैंड की पहले बात करें तो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, और प्रेसिडेंट है जैसिंडा अर्डन। आप जानते हो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश ये आपका न्यूजीलैंड ही है। आपको याद आएगा इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजीलैंड में हुए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और आपके आईसीसी के जो चेयरमैन है ना, ग्रेग बार्कले, वो भी तो न्यूजीलैंड से ही हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, एक तो नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं, 9 मार्च को मनाते हैं। लेकिन याद रखना वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को। आपने कहा था, हमने पढ़ा भी था कि WHO ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और WHO ने तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को पुरस्कृत भी किया था। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाओ, सादे सिगरेट की पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था। इसका उत्तर देने की कोशिश करो आप लोग, देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं। जब तक हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में आयोजित 27वें केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है, तो आंसर होगा सर्बिया। सर्बिया वही जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी है सर्बियन दिनार। तो अभी केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किया गया और ये इसका 27वां संस्करण था। ये भी 9 से लेके 16 दिसंबर तक हुआ। इसमें सर्बिया जो है वो फोकस कंट्री था। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, जो 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में, उसमें फोकस स्टेट कौन सा था, जम्मू कश्मीर, और फोकस कंट्री था उज्बेकिस्तान। इसी तरह से आपको याद हो तो बताओ, जो 17वें नंबर का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 हुआ था उसमें फोकस कंट्री कौन था, तो आंसर होगा बांग्लादेश था। और बांग्लादेश में जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें बताओ किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा कुजंगल। ध्यान रखना। अच्छा इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे कि जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था अभी गोवा में नवंबर में, उसमें याद रखना 2-3 पॉइंट, जैसे कि बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की मूवी को, ये स्पेनिश फिल्म रही। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी को। और इस बार जो फ्रांस है वो स्पॉटलाइट कंट्री रहा था, ये जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा असम में। तो अंडर द साल ट्री एक थिएटर फेस्टिवल है और अभी इसका 13वां संस्करण का आयोजन किया गया असम में, अभी 15 दिसंबर से ये शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो भी नाटक वगैरह, जो भी रंगमंच का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, याद रखना वो पूरी तरह से नेचुरल था। मतलब किसी भी तरह का माइक्रोफोन माइक वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें जो स्टेज लगा हुआ था, लोगों के लिए बैठने की चेयर वगैरह लगी हुई थी, वहाँ पे कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से बेम्बू यानी कि बांस का इसमें इस्तेमाल हुआ। ये पूरी तरह से नेचुरल रहा। और जो साल के जो वृक्ष हैं उसके नीचे इसका आयोजन हुआ। आप बताओगे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसे साल वृक्ष के नीचे, तो आंसर होगा महावीर स्वामी को।
और भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष उसे कहते हैं, जो कि एक पीपल का पेड़ था बोध गया में। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। चलिए फिर बताइए, दिव्या टीएस ने अभी 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो कर्नाटक से है ये दिव्या टीएस, जिन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन भोपाल में हुआ, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। एक मनु भाकर का नाम भी याद रखना, उन्होंने भी गोल्ड जीता है और अभी वो जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीत चुकी हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा नेपाल। ये है सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो अभी भारत और नेपाल के बीच में हुआ। याद रखना, ये इसका 16वां संस्करण है। कब से कब तक? 16 से लेके 29 दिसंबर 2022 तक। और अगर बात करें कहां पे, तो नेपाल में आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में ये हुआ। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक के द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, वहां पर वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है? जहां पे दो परमाणु मिलकर के एक बन जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा होने से भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आपको बता दूं कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। वहां पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है। विखंडन यानी कि टूटना, फिजन मतलब बिखरना। वहां पे एक एटम दो में या दो से ज्यादा में टूटता है, और जब ऐसा होता है तो वहां पे भी एनर्जी निकलती है। अब आप पूछोगे, जब फ्यूजन हो रहा है और जब फिजन हो रहा है, यानी कि जब संलयन हो रहा है या विखंडन हो रहा है, दोनों में एनर्जी निकल रही है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? या फिर प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है? तो आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन में ऊर्जा के साथ साथ रेडिएशन भी निकलती है और वो हानिकारक है। जैसे कि आपको पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था तो वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन से ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, नाभिकीय संलयन की बात करेंगे, तो भी ज्यादा निकलती है और रेडिएशन का खतरा भी नहीं होता। तो अभी इसी तकनीक के द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है अमेरिका ने, यह आपको याद रखना है। चलिए फिर बताइए, अभी टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो आंसर होगा हैदराबाद स्ट्राइकर्स। तो ये है टेनिस प्रीमियर लीग। जैसे आप जानते हो, कबड्डी को प्रमोट करने के लिए प्रो कबड्डी लीग होता है, क्रिकेट के लिए इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी प्रकार से टेनिस को बढ़ावा देने के लिए टेनिस प्रीमियर लीग होता है, जिसका 2022 में ये चौथा संस्करण आयोजित हुआ। कहां पे हुआ अगर बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ, और इसे जीत लिया है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। किसे हरा करके? मुंबई लियोन आर्मी को हरा करके। और हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार दूसरी बार ये टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहां हुई? तो आंसर होगा सिंगापुर में। तो याद रखना, भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन ये सिंगापुर में किया गया। कौन से नंबर की है? 17 नंबर की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1909 में, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसे नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? यह भी याद रखना, 1969 में। और अभी इसके नए प्रमुख कौन बन गए? गिलबर्ट होंगबो बन गए। ये टोंगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और कह सकते हैं उस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी हैं। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। जबकि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये 12 जून को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए,
एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुनील को। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जिसकी स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में, और अभी इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं सुनील। ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक है और अभी इन्हीं को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। आपको याद है अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने थे सतीश पाई उनका नाम है। WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बने हैं, यानी कि WHO के नए चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जेरेमी फरार, सौम्या स्वामीनाथन की जगह आए थे ये। और सुष्मिता शुक्ला की बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट ये बनी है। चलिए फिर बताइए, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क ये मेघालय में शुरू हुआ और एशिया में ऐसा पहली बार किया गया। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो दवा हो गई, मेडिसिन, जांच के नमूने, टीके वगैरह जैसी जरूरी स्वास्थ्य संबंधी चीजें होती है उनको सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तब आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? तो आंसर होगा वरुण। और अभी चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था उत्तराखंड। चलो बताओ, किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? भारत। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी हुआ था। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? तो केरल में। और इंद्रजाल क्या है? तो ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको डेवलप किया था ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप है आई स्पेस, जिसने अपने हाकुतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से चंद्रमा पर अपना पहला प्राइवेट यानी कि निजी लैंडर M1 को लॉन्च किया है। यह जापान और किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। तो ये जो जापान की जो कंपनी है आई स्पेस, इसके हाकुतो आर मिशन 1 के तहत लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है। इसमें 2 रोवर हैं, एक यूनाइटेड अरब अमीरात का राशिद रोवर भी है। और अगर ये राशिद रोवर सफलतापूर्वक उतरता है, हमने पढ़ा भी था, तो ये अरब दुनिया का पहला सफल चंद्र मिशन होगा। अभी तक केवल अमेरिका, रशिया, चाइना ही चंद्रमा की सतह पर रोबोट उतारने में सफल रहे हैं। अच्छा फिर बताओ, एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। तो ये एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट है जो कहां पे हुआ? काठमांडू, नेपाल में हुआ। तो अंडर 18 एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने तो रजत पदक जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम ने। ये आप याद रखना। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया जी, और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी आपको। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, दिसंबर 2022 में डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा मेटे फ्रेडरिक्सन को। तो मेटे फ्रेडरिक्सन ये फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। वे 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। और याद रखना, वे डेनमार्क के इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें, अभी पेरू देश की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? डीना बोलुआर्टे। स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम है नताशा मूसर। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जॉर्जिया मेलोनी। अब अगर डेनमार्क की हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन। और अभी फिर से प्रधानमंत्री तो यही बन गई हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आंसर होगा कोसोवो। तो कोसोवो देश के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती,
जिन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कोसोवो ये अपने क्षेत्र का एकमात्र देश था जिसने अभी तक यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया था। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का ये सदस्य नहीं है, यह मैं आपको बता दूं, और यूरोपीय संघ के 5 राज्यों ने इसकी स्थिति को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो अभी टोटल मेंबर कंट्री यानी कि सदस्य देश इसमें 27 है। और यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। आपको याद होगा 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत लिया था। और उस समय पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसी दिन को भारत देश की रक्षा करने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना, कारगिल विजय दिवस भी होता है, वो हम 26 जुलाई को मनाते हैं। एक ऑपरेशन विजय आपको याद होगा। देखो, ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने 2 बार चलाया था। पहला तो 1961 में जब गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था, उस वक्त चलाया था। और दूसरी बार 1999 में कारगिल युद्ध में चलाया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जिस तरह से हरियाणा में हर परिवार को 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे योग्य परिवारों तक पहुंच सके। तो इसके होने के बाद जो जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं सरकार की, उसका लाभ उठाने के लिए मतलब बार बार आवेदन नहीं करना पड़ता है। और आपको बता दूं, हरियाणा ने ही सबसे पहले अपने यहाँ परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया था। वहीं अब जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन जाएगा इसे लागू करने वाला। और जम्मू कश्मीर में ये 8 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र होगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो आंसर होगा नमामि गंगे कार्यक्रम। तो आप जानते हो कोप 15 का आयोजन अभी कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और वहीं पे एक रिपोर्ट जारी हुई और उसमें बताया कि यूनाइटेड नेशन के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में भारत की नमामि गंगे परियोजना को भी शामिल किया गया है। आपको याद होगा भारत सरकार ने 2014 में गंगा नदी को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये नमामि गंगे। आप जानते हो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? चाचा चौधरी को। और नमामि गंगे के महानिदेशक अभी कुछ समय पहले ही बने थे, उनका नाम है जी अशोक कुमार। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य के द्वारा वनीकरण योजना को शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने आक्रामक पौधों को और विशेष रूप से सेन्ना स्पेक्टाबिलिस नाम के पौधे को जड़ से खत्म करने के लिए, जड़ से उसे उखाड़ फेंकने के लिए और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए ये वनीकरण योजना शुरू की है। अब यहाँ पे ये मैंने बोला आक्रामक पौधा, आक्रामक पौधे से क्या मतलब है? तो ये विदेशी आक्रामक पौधे हैं। ये बड़े तेजी से फैलते हैं और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन्हें सोख लेते हैं पूरी तरह से, और इससे दूसरे पौधों को नुकसान होता है। मतलब एक तरह से खरपतवार ही समझो आप इसे, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। हमारी सॉइल को भी नुकसान है, वातावरण को भी नुकसान है, और कोई जानवर वगैरह खा ले तो उसे भी नुकसान ही हो जाता है। तो ऐसे पौधों को उखाड़ फेंकने के लिए, और खास तौर पे एक स्पेशल पौधे का इन्होंने नाम लिखा है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस। तो इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए, जड़ से उखाड़ेंगे तो बार बार उग जाएंगे, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केरल ने ये वनीकरण योजना शुरू की है। और इसे केरल की नूलपुझा ग्राम पंचायत के सहयोग से शुरू किया गया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भारत में पाए जाने वाले एक आक्रामक पौधा है जिसे द स्कॉर्च ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संकट कहा जाता है, कौन सा है वो? तो आंसर होगा गाजर घास बोलते हैं, या फिर उसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, अच्छा प्रश्न है ये भी। बाकी बताइए, अभी किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा एक तो गमोचा, एक तंदूर रेड ग्राम, और एक है रक्त से खुबानी।
तो असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को जीआई टैग दिया गया। गमोचा का मतलब होता है यहाँ पे तौलिया, जिसे आप घर में नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद अपने हाथ पैर पोंछते हो ना, वही चीज है, वहां पे से गमोचा बोलते हैं। उसको मिला है जीआई टैग। कहाँ का है? असम का है, ये याद रखना। और तंदूर रेड ग्राम, ये तेलंगाना के हैं, जो एक तरह का लाल चना ही होता है, उसे भी जीआई टैग मिला है। और ये लद्दाख का रक्त से खुबानी है, जो एक तरह का फल है। और इनके अलावा महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भी जीआई टैग दिया गया। चलिए बताइए, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री विकास। और यहाँ पे प्रधानमंत्री विकास का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो केंद्र सरकार ने अभी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर ये प्रधानमंत्री विकास कर दिया। ये मंत्रालय की 5 पुरानी योजनाओं को, जैसे कि सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, हमारी धरोहर योजना, नई रोशनी और नई मंजिल योजनाओं को मिलाता है। ये कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए केंद्र सरकार की एक कौशल विकास पहल है। आपको याद होगा, इससे पहले मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया था। उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया था। पोषण का मतलब होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। बताइए, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा चाहत अरोड़ा। तो भारतीय तैराक हैं चाहत अरोड़ा, जिन्होंने अभी 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरा किया। चलिए बताइए, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, और उन्होंने कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। तो नीलामी से दूरसंचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। अच्छा, ट्राई का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1997 में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा क्लाउडिन गे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहां पर है? अमेरिका में है। और इसकी 30वीं अध्यक्ष बनी है क्लाउडिन गे। ये इस पद पर आने वाली पहली अश्वेत और दूसरी महिला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर होगा कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है। और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। जबकि अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी माया एंजेलो। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सराय खुमालो। फिर बताइए, हाल ही में किसे आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा लियो वराडकर को। तो याद रखना, भारतीय मूल के हैं ये लियो वराडकर, जिन्हें दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे माइकल मार्टिन की जगह लेंगे, जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इससे पहले भी ये 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तभी हमने कहा ये दूसरी बार फिर से चुने गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो होती है और इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिंगिस। और आयरलैंड की संसद को क्या बोलते हैं? ओइरे चटास। थोड़ा टिपिकल है, ओरियो ही रख देते, ओरियो ओरियो, तो बोलने में आसानी रहती। बाकी आप जानते हो अभी डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने थे लुला डी सिल्वा। और कजाकिस्तान के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं कासिम जोमार्थ तोकायेव। तो ये नाम भी याद रखना। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में स्वॉट उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा फाल्कन 9। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। और इन दोनों ने मिलकर यानी कि संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर पानी की उपलब्धता का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए ये स्वॉट मिशन को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मोरक्को।
तो अभी फीफा के जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो, उन्होंने घोषणा की है कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट 1 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक होगा। वैसे आपको बता दूं, मोरक्को ने इससे पहले भी 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की थी, और इस साल 2022 में यूनाइटेड अरब अमीरात में यह हुआ था, जिसे चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता था। साथ में आपको बता दूं कि पहला क्लब विश्व कप ये सन 2000 में ब्राजील में हुआ था, जिसे ब्राजील के कोरिंथियंस पॉलिस्ता ने जीता था। सबसे ज्यादा यानी कि 4 बार इसे जीता है स्पेन के रियल मैड्रिड ने। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल रबत है, ये अफ्रीकन कंट्री है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे 2023 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सिंडी हुक को। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि 2032 के ये जो ओलंपिक हैं और जो ये पैरालंपिक हैं, ये कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये समर ओलंपिक है, याद रखना, और इसी के लिए सिंडी हुक को इसका सीईओ नियुक्त किया है। ये अमेरिकी कार्यकारी है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, इस बार का ये जो दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 है, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो आपने कहा तीसरा। और ये हुआ कहाँ पे? ये भारत में हुआ, और इसी को अभी जीत लिया है भारत ने ही। बात आएगी भारत ने किसे हराया, यानी कि उपविजेता कौन था? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। इसमें भारतीय कप्तान का नाम है अजय कुमार रेड्डी, ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बता रहा हूं, ध्यान रखना कि अगले साल 2023 में नेत्रहीनों के लिए जो चौथा विश्व कप होगा, तीसरा भी हो गया ना जिसको भारत ने जीता, अगला वाला जो चौथा होगा वो पाकिस्तान में होगा। वैसे इस बार पाकिस्तान की टीम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आप पूछोगे क्यों? तो भारत सरकार ने वीजा ही नहीं दिया उनको। फिर बताइए, जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए शुरू की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा देव जोशी। तो जापान के अरबपति हैं यूसाकू माएजावा। तो उनके साथ स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा के लिए उड़ान भरने वाले 8 अन्य लोगों में बालवीर धारावाहिक आता था, बालवीर नाम का सीरियल आता था, उसमें काम करने वाले भारतीय अभिनेता थे देव जोशी, उनको इसमें चुना गया है। एक्चुअली में ये जो जापानी कारोबारी है ना यूसाकू, इन्होंने 2018 में अंतरिक्ष यान की सभी सीटें खरीद कर चंद्रयान की डियर मून योजना बनाई थी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टेस्ट करियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा जो रूट बन गए। तो इंग्लैंड के हैं ये जो रूट, जो कि दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और 50 विकेट भी हासिल किए। उनसे पहले ऐसा करने वाले 2 खिलाड़ी कौन है? एक तो स्टीव वॉ थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और दूसरे खिलाड़ी थे जैक कॉलिस, वे साउथ अफ्रीका से थे, और तीसरे बन गए ये इंग्लैंड के जो रूट।